कर्ण कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे। और आज बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बड़ी जोर शोर से चल रही है और ट्रैक्शन भी मिल रहा है। वरु 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 भारत छोड़ो यात्रा किया। वरु 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 भारत छोड़ो यात्रा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। काफी लोगों ने सवाल पूछे और कुछ सवालों के उन्होंने जवाब दिए। अब पहला जो क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिकली ये आता है कि भारत जोड़ने की ऐसी क्या बात है? क्या भारत अंदर से टूटा हुआ है? और अगर वो टूटा हुआ है तो उसमें फिर कांग्रेस का रोल क्या है? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर ये बेसिकली उनके करियर को दोबारा रीलॉन्चिंग का एक एफर्ट है? साउथ में थोड़ा ट्रैक्शन मिलता ही है कांग्रेस को। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये बेसिकली राहुल गांधी का अपनी पार्टी के लोगों को जवाब देने के लिए किया जा रहा है। बिकॉज अगर आप देखो तो उनकी जो पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, खासतौर पर G23 के नेता जो कि वोकल भी हैं, उन सबका ये मानना है कि राहुल गांधी एक सिंसियर पॉलिटिशियन नहीं है। वो ऐसा इसलिए मानते हैं कि राहुल गांधी हर महीने 2 महीने पे आप देखोगे तो वो विदेश चले जाते हैं, 10-15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता है, चाहे कोई इवेंट हो चाहे नहीं हो। तो ये G23 वाले उनके नेतृत्व पे सवाल उठा रहे थे बहुत दिनों से। तो ये उसका जवाब देने की एक कोशिश है। ना तो कांग्रेस पार्टी खुद ये मानती है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से उनको बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, ना ही राहुल गांधी आई एम श्योर कि उनको भी ये लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन ये एक दिखाने की कोशिश है कि राजीव गांधी अभी भी जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, जो कि क्योंकि वो एक गांधी परिवार के पुत्र हैं, तो जनता के बीच में डेफिनेटली उनको देखने सुनने की एक लोकप्रियता है, चाहे लोग उनको वोट दें चाहे ना दें। खासतौर पे जहां से अभी वो यात्रा गुजरी है, जिन एरिया से, उन एरियाज में कांग्रेस का अच्छा आधिपत्य है। खासतौर पे केरला में अगर आप देखो तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बहुत सारी वोटें जीती थी। हालांकि उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हर बार ये होता आया है केरला में कि जो पार्टी सरकार में होती है वो बदलती है, बट इस बार कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी को हरा नहीं पाई। मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इससे कांग्रेस अचीव कर पाएगी। रहा बात जोड़ने की, भारत में ऐसी कोई तोड़ नहीं है जिसको राहुल गांधी जिसको जोड़ सके। पावर में सत्ता वापस पाने के लिए राहुल गांधी हर वो प्रयास करते हैं, या कांग्रेस पार्टी हर एक वो प्रयास करती है जिससे भारत में दंगे भड़के, भारत में लड़ाई झगड़ा हो और जिससे कि लोग इस सरकार से ऊबकर उनको वापस वोट दें। अच्छा, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लगता है कि ओवरऑल एक सिंसियर टाइप का एक आदमी है जो आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा है। दैट इज ए नॉर्मल इंप्रेशन। तो मतलब अगर पर्सनली आप मेरे से पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि या ही कैन बी वेरी गुड फ्रेंड। मगर मैं अगर ये क्वेश्चन कोई मेरे से पूछे कि मैं उसको अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दूंगा या अपने देश की जिम्मेदारी दे दूंगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अब आप देखो क्वेश्चंस, किसी ने उनसे सिंपल क्वेश्चंस पूछा कि भाई, और 2-3 लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, वो हिंदी वाले ही थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये बात कर रही है कि आप बेसिकली जो नेशनल हेराल्ड का केस है या ईडी जो आपके पीछे पड़ी हुई है, आपकी फैमिली को एक तरीके से बार बार बुला रहे हैं, तो आप बेसिकली उससे बचने के लिए आपने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिससे लोगों का ध्यान आपका जो करप्शन है या नेशनल हेराल्ड का जो केस है उससे हट जाए। तो उनका आंसर मालूम है क्या है? उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने सिंपल ये बोला कि उनका एक परसेप्शन है और मैं उस दे गोट ए राइट टू हैव दैट परसेप्शन, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। माय पॉइंट इज कि आप देख रहे हो कैसे इश्यूज को वो डाइवर्ट करते हैं। करप्शन की कोई बात नहीं करता। अब जो बात करते हैं बेसिकली कि देश को हम बीजेपी वालों ने डिवाइड कर दिया, और देश को जो डिवाइड कर दिया तो हम उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। जनता के सामने जो मुद्दे हैं, मैं कहता हूं बेरोजगारी या फिर इन्फ्लेशन
या फिर जो यूथ है वो थोड़ा सा एक तरीके से अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है इस टाइम पे। बहुत सारी सिचुएशंस हैं। ये मुद्दे हैं जिनको गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश करती है और कर रही है, और उसमें काफी कुछ ऐसा नहीं कि यूक्रेन क्राइसिस का रोल है, बहुत सारे क्राइसिस हैं। कोविड ने भी अपने आप में एक बैकलॉग छोड़ा है सरकार के सामने। तो ऐसा नहीं है कि ये इशू नहीं है, गवर्नमेंट नहीं जानती, मगर राहुल गांधी इन इश्यूज के अलावा किसी और मुद्दे पे, करप्शन पे बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल अलाइनमेंट पे बात नहीं करेंगे, या फिर इस बात पे कोई बात नहीं करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या क्या, मतलब एक तरीके से मैं कहता हूं कि प्रॉब्लमेटिक इश्यूज इस कंट्री के लिए छोड़ दिए। जैसे अभी जो वक्फ बोर्ड वाला जो इशू चल रहा है, उसमें राहुल गांधी दूर दूर तक कोई उसका मेंशन नहीं करते। और खास बात यह है, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी है जो हुई है, एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो उनसे नेशनल हेराल्ड की बात करे, या फिर वह बोर्ड के जो रूल बनाए उसकी बात करे, या फिर नेहरू के टाइम पे लद्दाख की कितनी या आक्साई चीन उन्होंने चीन को दे दिया उसकी कोई बात करे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल जो इश्यूज हैं उनको, रियल इश्यूज जो पब्लिक के दिमाग में हैं, उनके अलावा बाकी ऐसे इश्यूज की बात करते हैं जिनका न मतलब उनके पास कोई सॉल्यूशन है, और जो उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं, तो लोगों का ध्यान भटकाने का एक अच्छा खासा तरीका नहीं है। एंड दैट इज द रीजन के वो, मतलब देश में वो ट्रैक्शन उनका नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। व्हाट डू यू से? सर, मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष की राजनीति में थोड़ा परिवर्तन आया है, और इस परिवर्तन की मुख्य वजह है केजरीवाल। क्या परिवर्तन केजरीवाल लाए हैं? केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल खुद ऐसा करते हैं कि जब भी उनका कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है कोई भी गलत काम करते हुए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली में शराब घोटाला सामने आया, क्लासरूम बनवाने में घोटाला सामने आया, टीटीसी बस घोटाला सामने, वो इन सच्चाइयों से दूर हटके सिर्फ कोई ना कोई एक इल्जाम लगा के छोड़ देते हैं। उनका काम है किसी ना किसी बात पे इल्जाम लगाना। इसी तरीके से राहुल गांधी, अगर आपने देखा हो जिस समय लद्दाख में भारत का चीन के साथ एक स्कर्मिश चल रहा था, वो रोज एक नया बयान देते थे कि चाइना हमारे इतने एरिया में घुसाया, चाइना ने ऐसा कर दिया, चाइना ने वैसा कर दिया, जिसकी की कोई सच्चाई नहीं, मतलब कोई फैक्ट्स नहीं सामने लाते। और जैसा कि आपने बोला कि आज तक ज्यादातर पत्रकार इन दोनों में से, अगर आप देखो, कोई पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर इनकी ग्रिलिंग हो कि जी आप बोलते हो कि चाइना अंदर आ गया, जी कैसे पता आपको, कितने एरिया में आ गया, कहां से आपको, कोई ऐसे सवाल इनसे नहीं पूछता। ये चाहे कुछ भी कह दें, अगर आप देखो जहां पर भी पत्रकार इनसे बात करते हैं, वो सिर्फ उन पत्रकारों को बात करने दिया जाता है जो कि इनके आपस के खुद के मिले हुए पत्रकार होते हैं, और उनको पहले से बोल देते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ये क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। तो अगर आप देखो जिस तरीके से रोज नई नई जानकारी सामने आती है, अभी जानकारी आई कि 2014 में इलेक्शन के 15 दिन पहले दिल्ली में 129 प्रॉपर्टीज जो मेन प्रॉपर्टीज के है उस एरिया को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। उसके बारे में ना आप किसी कांग्रेस के व्यक्ति से कोई आंसर सुनेंगे, ना आप कांग्रेस पार्टी से कोई जवाब सुनेंगे, बिकॉज उस बारे में जवाब देने लायक नहीं, तो वो इशू को टच ही नहीं करते। अब एक बहुत बड़ा इशू जो बनाने की कोशिश होती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। अभी आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में जुलाई के ईपीएफओ का डाटा आया है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जुलाई के महीने में 18.25 लोग जुड़े, मतलब कि 18.25 लोगों को जॉब मिला, तब जाके वो 18.25 लैक्स लोगों को रजिस्टर हुए। उसमें ईपीएफओ में कौन रजिस्टर हो सकता है? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है उसके लिए मस्ट है, जो 20 से कम है वो उनके लिए मस्ट नहीं है, वो हालांकि ज्वाइन कर सकता है। इसका मतलब कि 18.25 तो वो थे जो कि 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन किए। देयर मस्ट हैव बीन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया व्हिच आर लेस देन 20, सो दिस फिगर कुड हैव बीन हायर। सो 18 लाख अगर एक महीने में जॉब मिल रही है तो वो कम फिगर नहीं है, वो भी वो जॉब जिसके की बंदे ईपीएफओ में ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज ईपीएफओ में एम्प्लॉइज के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन भी पैसा देता है उतने जितना वो एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जॉब का परसेंटेज मच भी मच हायर, बट एक हवा बना के खड़ा किया जाता है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर सम इशू टू टारगेट द मोदी व्हिच कैन
जो आम जनमानस के साथ दिल से जुड़ सके। और ये एक सच्चाई है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा। भारत की जितनी पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से वो बढ़ रही है, कोई भी सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। जॉब आदमी को खुद का अपना बिजनेस करना पड़ेगा, कोई प्राइवेट काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। वो एक इशू बनाने के लिए इशू बनाया जा रहा है। अभी कल परसों अगर आपने देखा हो, जो सेमी कंडक्टर्स बनने के लिए उसने सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया कि 50% दे आर रेडी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट इन्वेस्टमेंट। There are two purposes for it. First is the creation of factories and creation of jobs, and secondly, to get money out of the export of the semiconductors which would be manufactured in India. हाँ, But सही कह रहे हैं आप, जी, सही कह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे वो हाथरस वाला केस हुआ था, उसमें तो प्रियंका गांधी और वो सब वहां पे पहुंच गए थे। अभी लखीमपुर का केस हुआ, मैं हो सकता है कई बार लीडर्स के पास टाइम नहीं होता, राहुल गांधी बिजी हैं, दे डोंट गेट द टाइम। बट आप जितने भी लिबरल्स वाले देखो और कांग्रेस को देखो, कोई भी किसी ने भी लखीमपुर का जो ये रेप केस हुआ है, जिसमें 2 दलित लड़कियां बेचारी, उन्होंने रेप एंड मर्डर एक्चुअली, तो कोई का किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब राहुल गांधी ने इसके ऊपर ट्वीट किया तो उन्होंने इस बात का कोई भी मेंशन नहीं किया कि किसने वो किया या किस वजह से हुआ, लेकिन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम जरूर कर दिया। मैं पॉइंट इस बात का नहीं कर रहा हूं, देखो रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे मिसअलाइनमेंट होते हैं, कोई भी पार्टी पावर में हो ये सब होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, सोसाइटी के फैक्टर्स के ऊपर। लेकिन जब राहुल गांधी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस तरह के इश्यूज को नहीं उठाता या क्लैरिटी के साथ नहीं उठाता, या फिर लीडर की क्या रिक्वायरमेंट है, लीडर हमेशा गुड़ी गुड़ी नहीं हो सकता, he has to be unpleasant sometimes, अदरवाइज वो लीडर कैसे बनेगा? अगर सबसे गुड़ी गुड़ी रहना है तो फिर तो भैया बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, वो अपना चलते रहेंगे। तो कांग्रेसियों को ये बात नजर नहीं आती क्या कि भाई आप जो है, जो जनता का जो मेन फोकस है, जनता जिस बारे में सोच रही है, जिस इश्यूज के बारे में सोच रही है, आप उस इश्यूज के अलावा बाकी सब चीजों पे डिस्कस करते हो, तो आप कहां से नेता कहलाओगे और कैसे आप पावर में आओगे? आपका क्या ख्याल है, ये कांग्रेसियों को ये चीज नजर नहीं आ रही, या फिर वो सोचते हैं कि इस तरह के शॉर्टकट लगा के, अपीजमेंट करा के, या फिर कुछ लोगों को मिली भगत करके पावर में आ जाएंगे? जितने भी विपक्षी दल हैं सर, वो इस तरह की घटना को उसी समय अपना आकर्षण का केंद्र बनाते हैं जब जिसके साथ घटना हुई हो, या तो वो दलित हो या वो मुसलमान हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जो लोग पकड़े गए वो ज्यादातर एक दूसरे धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे। जैसे ही ये पता लगा कि ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जितने भी ये जो लिबरल्स हैं, एक ने भी इस घटना के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया, ना उस जगह गए, ना राहुल गांधी की पार्टी गई, ना अखिलेश यादव की पार्टी गई, ना मायावती की पार्टी गई, ये सब पीछे हो गए। जो हाथरस में केस हुआ था उसमें एक करने वाला कौन था? एक हिंदू युवक था। इसलिए अगर आप देखो तो रोज नए नए लोग जाते थे। केरला से वो कप्पन भी आ गए, 4 जर्नलिस्ट बन के, वो भी पकड़े गए। मतलब उस समय पूरे भारत से कहीं कोई व्यक्ति बचा नहीं था जिसने वो जगह पे गया ना हो। अगर आपको याद हो, दादरी में एक अखलाक एक थे व्यक्ति जिनका कि इसी तरह का एक इंसिडेंट में मर्डर हो गया था, क्योंकि वो मुस्लिम थे, करने वाले हिंदू थे, तो वो पूरी घटना को पूरे संसार में प्रोजेक्ट किया गया कि भाई जी भारत में इंटॉलरेंस है। इसी तरीके से हाथरस की घटना को पूरे भारतवर्ष में भुनाने की कोशिश की गई। ये कोई सहानुभूति नहीं है उस व्यक्ति से, या उस घटना को रोकने की कोई कोशिश नहीं है। ये कोई जब घटना होती है तो ये देखते हैं हमें वोट कैसे मिलेंगे, हमें कितने वोट मिल सकते हैं। जिस तरह से कि गिद्ध जो होता है वो लास्ट जब कोई मरने वाला होता है ना, उसके ऊपर नजर गाड़ के बैठा होता है कि जैसे ही मरेगा मैं जाके इसको खाऊंगा। तो ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है वो है ये पार्टीज की, आप पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और ये इनकी समाजवादी पर। अदरवाइज इस घटना को भी उस तरह उठा सकते थे जिस तरह से हाथरस में था। कोई व्यक्ति नहीं गया वहां पे, एक व्यक्ति नहीं गया, एक नेता नहीं गया वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपीजमेंट वाली पॉलिसी है, दे स्टिल फील के इस अपीजमेंट पॉलिसी को फॉलो करके अभी भी वो पावर में आ सकते हैं।
मतलब क्या वो सोचते हैं कि जो मेजोरिटी इंडियंस हैं वो इतने बेवकूफ हैं कि वो नहीं समझते कि ये लीडरशिप मटेरियल नहीं है? सर, भारतवर्ष में मुस्लिम्स जो हैं वो एक एन ब्लॉक वोट करते हैं। दूसरा ग्रुप जो एन ब्लॉक वोट करता है वो है दलित्स का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। बेसिकली अगर आप देखो कि जो भारत की राजनीति है वो पूरी इसके इर्द गिर्द घूमती है कि जो अपोजिशन दल हैं वो हर तरीके से बीजेपी को और मोदी को एंटी मुस्लिम और एंटी दलित दिखाना चाहते हैं। इस जो ये सोच प्रोपोगेट होती है और उसके पीछे एक वजह यह है कि पहले की सरकारें अपीजमेंट करती आई हैं, मोदी सरकार उस अपीजमेंट को धीरे धीरे रोक रहा है। इसमें कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार के अंतर्गत वो अपीजमेंट धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो उस वजह से जनरली आप देखो तो मेरे को नहीं लगता कि 1 या 2% से ज्यादा मुसलमान मोदी या बीजेपी को वोट देते हैं। तो वो एक काफी बड़ा वोट ब्लॉक अवेलेबल है जिसको कि हर एक विपक्षी दल अपने कब्जे में करना चाहता है। तो ये लड़ाई जो है ये उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए है, जिसकी वजह से जब कोई जैसे ही कोई मुस्लिम व्यक्ति कोई अपराध करता है, आप देखो ये विपक्षी दल उसके बारे में मुंह भी नहीं खोलेंगे, बिल्कुल मुंह नहीं खोलते, चुप रहेंगे बिल्कुल। अगर आप देखो रोज नए नए भाषण, अभी कल परसों में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनका भाषण कहीं देख रहा था, वो कह रहे हैं जितनी खाली जमीन पड़ी है वो हम वक्फ बोर्ड को दे देंगे, वक्फ बोर्ड को हम जुडिशियल पावर दे देंगे कि वो अपने लड़ाई खुद करे। मतलब हर एक अपोजिशन दल उस ब्लॉक को अपने कब्जे में करना चाहता। फिर वो ये सोचता है कि कुछ काफी 5 या 10% हिंदू ऐसे हैं जो कि एक सेकुलर मानसिकता में रहते हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। दूसरा वो ग्रुप तोड़ना चाहते हैं जो कि दलित का है कि किसी तरीके से ये कह दिया जाए कि सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार करा रही है, उनको नौकरी नहीं दे रही है। तो ये बेसिक उनकी मानसिकता है कि शायद इस तरह से जीत सके, बिकॉज काम वो एक भी अच्छा नहीं करते। अगर काम अच्छा करे तो जीतने की उम्मीद सबसे वोटों से हो सकती है। जैसे मोदी जो है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर आप करप्शन करोगे, जैसे आप पार्टी एक नई पार्टी है, तो जिस तरीके से करप्शन उनके सामने आ रहा है, जिस तरह से रोज नया झूठ अरविंद केजरीवाल का खुलता है, कौन आदमी समझदार व्यक्ति उनको अपना वोट देना चाहेगा? लेकिन फिर भी वो जीतते हैं। वो पंजाब में जीते, वजह चाहे खालिस्तानियों का समर्थन हो, दिल्ली में 2 बार जीते, ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। राहुल गांधी, सॉरी, ये जो अभी घूम रहे हैं वहां पे भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें से टाइम निकाल के उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम गुजरात में लोगों को क्या क्या फ्री बाइज हम देंगे। एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। अब आप इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं, सबको पता है, किसी भी समझदार आदमी को पता है कि फ्री बाइज से स्टेट्स में क्या होता है, कैसे नुकसान होता है। सबको पता है कि अगर आप पुरानी पेंशन स्कीम लेके आओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाली जनरेशंस हैं वो इस वाली जनरेशन को सपोर्ट कर रही हैं, मतलब आप कुछ छोड़ नहीं रहे उनके लिए, उनका एडवांस में आप खा रहे हो। तो इसके बावजूद भी इनको लगता है कि ये दुनिया को या पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं, जो पॉइंट आपने कहा आपके बारे में। और क्या इंडियंस कब तक इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के लीडर्स को कब तक बर्दाश्त करेंगे? सर, दुर्भाग्यवश हम भारतीयों में से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने पर्सनल बेनिफिट को देश के से आगे रखते हैं। और ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है या जो फ्री बीज हैं, ये उन्हीं एक भारतीयों के ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश है। अगर आप देखो इस समय खासतौर पे उन दलों की जगहों की मैं बात कर रहा हूं जहां विपक्षी दलें हैं, जो इकोनॉमिक स्टेज है उनके स्टेट्स की बहुत ही खराब है। आप देखो पंजाब की हालत आप देख लो, आप राजस्थान की हालत देख लो, आप छत्तीसगढ़ की हालत देख लो। इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, इनके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में कर्ज है, फिर भी ये पुरानी पेंशन बहाल करने की ऐलान कर रहे हैं। राजस्थान ने कर दिया है, छत्तीसगढ़ ने कर दिया है, और गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को देखते हुए आपकी तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बारे में सोच रहे हैं। हालांकि वो सोचेंगे नहीं, सोच कभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेट उसको इस बात के लिए अलाउ नहीं करती कि वो कर पाए। लेकिन ये एक
तरीका है, ये एक मछली को फंसाने के लिए एक चारा लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो एम्प्लॉइज हैं सरकारी, उनको एक चारा डाला जा रहा है कि भाई आप आ जाओ, हम आपको देंगे। लेकिन इन सबको इस बात की चिंता नहीं है कि भाई हमारी कैसे हम आगे चला पाएंगे। इनको यह है कि किसी तरीके से इन केन प्रकारे हम पावर में बने रहे। इनका सीधा सा ये मानना है। अच्छा ये बताओ, अभी ये जो गांधी परिवार है, जैसे राहुल गांधी है, जब यात्रा की शुरुआत की ना इन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसके बाद राजीव गांधी को कहीं हाथ जोड़े, तो कब तक ये मतलब पुरानी लीगेसी के ऊपर चलता रहेगा ये, या फिर अब आपको ऐसा लगता है कि कोई नई लीडरशिप आएगी कांग्रेस के अंदर, या हालत ऐसी ही होनी है? सर यही हालत रहनी है। जो भी लीडर आएगा वो सोनिया गांधी का एक पिक किया हुआ व्यक्ति होगा। चाहे अभी जिस तरह से खबरें चल रही हैं, अशोक गहलोत वो व्यक्ति हैं, चाहे कोई उनके आगे खड़ा हो जाए, जो व्यक्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पिक किया हुआ वही व्यक्ति जीतेगा। और अशोक गहलोत को सामने लाके वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अगर आप देखो तो राजस्थान में जब से सरकार बनी है तब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाई चल रही है, गुटबाजी। काफी सारे एमएलए उनके साथ हैं। तो ये उनको भी इन्होंने बोला हुआ है कि भाई हम आपको कहीं ना कहीं सही जगह पर लगाएंगे, सचिन पायलट को। तो ये कोशिश हो रही है कि अशोक गहलोत को यहां ले आए और सचिन पायलट को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे दोनों गुटों के बीच आपस में थोड़ा समझौता हो सके। अगर कांग्रेस को अपनी सिचुएशन ठीक करनी है तो यंग व्यक्तियों को, जो कि योग्य व्यक्ति हैं, उनको सामने लाना होगा। लेकिन वो लाते नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो यंग व्यक्ति बनेंगे वो राहुल गांधी के लिए खतरा पैदा हो जाता है लीडरशिप रोल में। मेरे को नहीं लगता कि वो कोई परिवर्तन ला पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली होगा वही जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहेंगे, चाहे अशोक गहलोत अध्यक्ष बने चाहे ना बने। कर्नल कीर्ति, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप तो मिलिट्री में रहे हो, और लेकिन पॉलिटिकल जो पकड़ है आपकी, पॉलिटिकल जो नजर है वो अच्छी खासी है, नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी और यूपी के ऊपर भी। दैट इज रियली समथिंग ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। तो आपने ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन सुना, और कई चीजों में बहुत ब्लंट भी था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक लीडर के लिए ये डिजायरेबल है कि वो अपनी लीडरशिप को एक्सपोज करने के लिए या ग्राउंड सिचुएशन को जानने के लिए इस तरह के एंडेवर करे, एंड he has got every right to do that, and he is doing it well. There is lot of traction in Kerala, Tamil Nadu. I am sure it will be, people will like it, that somebody is taking this पदयात्रा for this purpose. Of course मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि भारत को जोड़ने की जरूरत है। भारत इन एनी केस जुड़ा हुआ है, और अगर उसमें कहीं पे फॉल्ट लाइंस हैं, जो कि हैं, और किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी, किसी भी नेशन में फॉल्ट लाइंस होती हैं, तो उन फॉल्ट लाइंस में आप देखेंगे कि इनवेरिएबली कांग्रेस का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब somehow it has so happened कि जनता का, स्पेशली जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न या फिर इवन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो परसेप्शन है गांधी परिवार के बारे में, वो ये है कि जो फॉल्ट लाइंस को बढ़ाने में या उनको एक्सपोज करने में काफी बड़ा हाथ कांग्रेस का और गांधी परिवार का रहा है। ये फैक्ट है। एंड समहाउ इट हैज सो हैपेंड कि कांग्रेस या गांधी परिवार ये रियलाइज नहीं कर पा रहा कि जनता चाहती क्या है। आफ्टर ऑल दिस इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में तो जो जनता चाहेगी, और जनता जो चाहेगी वो कैसे पता चलेगा? वो आपको इलेक्शन रिजल्ट्स के थ्रू पता चलेगा। तो ये एक अलाइनमेंट उनका अभी तक नहीं बन रहा है। मैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी या उस लॉ की बात करूं जो 95 में आया था, या उससे पहले भी जो आया कांग्रेस के टाइम में, तो एक बिल्कुल साफ पता चलता है कि पूरी पार्टी बेसिकली एक अपीजमेंट में लगी हुई है। कांग्रेस के अपीजमेंट का ये हाल है कि आज 23 सितंबर को, जब मैं ये वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूं, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का रेस्ट डे रखा है, और लोग देख सकते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आज केरला में बंद रखा है, बिकॉज एनआईए ने उनके काफी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया है। अब इससे क्या साबित होता है एक्चुअली? क्या कांग्रेस प्रूव करना चाहती है कि लोग बेवकूफ हैं, लोग नहीं समझते?
क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ कांग्रेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट होकर कुछ अचीव कर सकती है? तो इस तरह की जब आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट में फेल होते हो तो जनता को क्या लगता है, मेजोरिटी क्या सोचेगी कि कांग्रेस जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ आइडेंटिफाई हो रही है? मुझे ऑनेस्टली ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस के जो मैनेजर्स हैं, अगर मैं ये बात समझ सकता हूं तो वो क्यों ये बात नहीं समझ सकते। इट इज रियली वेरी वेरी एम्बेरसिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं करना है, बट द पॉइंट इज कि सोसाइटी के एक सेगमेंट को आप दूसरे सेगमेंट के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स नहीं दे सकते, एंड दैट टू मेजोरिटी को आप डिसरिगार्ड कर रहे हो। तो आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट श्योर राहुल गांधी के एडवाइजर्स कौन है, कितना पॉलिटिकल मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी रिजल्ट मिले हैं उसमें कोई बड़ा एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस की जो हालत है 2014 ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट ये सिम्टम्स तो पहले से नजर आ रहे थे कि जो जनता का परसेप्शन है और जो कांग्रेस का परसेप्शन है वो टू डिफरेंट पैरेलल लाइंस हैं जो आपस में नहीं मिल सकती, और वो ही अभी तक नजर आ रहा है। पदयात्रा आप कीजिए, लोगों से मिलिए, बट अगेन आप अगर उन्हीं लोगों को अपने साथ रखेंगे जो वो ही बोले जो आप चाहते हैं सुनना, तो उस हालत में कांग्रेस इस दलदल से बाहर आ पाएगी और राहुल गांधी ये कर पाएंगे। आई हैव गॉट माय ओन डाउट्स। पॉइंट ये है कि हम लोग मिलिट्री वेटरन्स हैं, बट ऐसा तो नहीं कि हम सोसाइटी से अलूफ रहते हैं, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद। कर्नल कीर्ति शर्मा बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, ही इज ए somebody who watches 24 hours a day, and that is what the perception we are getting about the Congress and the Rahul Gandhi. They have to bring alignment between their own perception of the people and people perception about them. I hope you like this video. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.